अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कराची के दो हल्के। 16 अक्टूबर को जो बाई इलेक्शन हुआ इनके ऊपर, तो एक खान साहब जीत गए और एक पर खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक हल्का है मलीर का NA 237 और एक है हल्का कुरंगी का NA 239। दोनों हल्के जो थे, जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली सीटें जीत गई थी, लेकिन दोनों पर क्लोज मार्जिन थे। 239 पर तो चंद 100 वोटों का फर्क था और यहाँ पर 237 में तकरीबन 2000 वोटों की डिफरेंस था PTI और मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के अंदर। इलेक्शन हुआ ऑब्वियसली 16 अक्टूबर को, जब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल अपनी तमाम सीटों पर कंफर्टेबली जीत गए। कोई उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। उनका क्लोजेस्ट मार्जिन जो था वो भी तकरीबन 5% के करीब था, जो कि मर्दान में था, जो विनिंग मार्जिन क्लोज था। बाकी जो सीटें जो थी वो उससे ज्यादा मार्जिन पे ही जीते। कराची के जो दो हल्के हैं उनमें भी एक जो है 237, वो खान साहब हार गए। अब्दुल हकीम बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थे वो जीत गए। उन्होंने तकरीबन 32,567 वोट लिए, जो कि चूंकि पोलिंग का टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था, 20% टर्नआउट रहा 237 के अंदर, तो 54% ऑफ द वोट था उस दिन जो कास्ट किया गया, उसका अब्दुल हकीम बलोच साहब को मिला। इमरान खान साहब ने तकरीबन 22,493 वोट लिए। ये तकरीबन 37% बनता है टोटल वोट का, तो ये 17% का विनिंग मार्जिन था हकीम बलोच साहब का, जो कि खान साहब के हिसाब से बहुत ज्यादा है। खान साहब ने खुद जो विनिंग मार्जिन, और मैं अगला हल्का आपको बताऊंगा जो कुरंगी का, वो हाईएस्ट विनिंग मार्जिन से खान साहब जो सीट जीते हैं कराची की, वो तमाम जो 8-7 सीटें थी उनमें से जो वो 6 जीते हैं, उनमें सबसे ज्यादा विनिंग मार्जिन रोडली वाली सीट जो 239 कुरंगी का है उस पर है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हैरत की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही, और ऑब्वियसली इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन था ये धांधली ज़्यादा था, तो इसके ऊपर जरा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ECP ने कोई एक्शन लेने से खास इनकार कर दिया। ECP ने कहा कि एक दो जगह पर ऐसे छोटे मोटे वाकयात जरूर हुए जो हमारे इल्म में है, उसके अलावा कोई बड़ी धांधली का कोई सबूत सियासी जमात नहीं दे सकी। खैर, हैरत की बात तो है ऑब्वियसली कि खान साहब पूरे मुल्क में स्वीप कर रहे हैं, लेकिन मलीर की एक सीट है जहां पर वो 17% से हार गए। वो क्यों हारे, क्या हुआ? जब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ये हल्का इलेक्शन से पहले, तो हमने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट है कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो 2013 में यहाँ पर नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुए। फिर जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2016 में शामिल हुए तो बाई इलेक्शन भी वो जीत गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। तो उन्होंने दो इलेक्शन जीते, फिर 2018 में वो हार गए थे, लेकिन फिर अब वो 2022 के बाई इलेक्शन में जीत गए हैं। इंटरेस्टिंग रहा सारा ये जो इलेक्शन है 237 का, मेरा ख्याल है हम तो चूंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस बात के बारे में नहीं सोचे थे। और हैरत की बात है, टोटल कंपैरिजन अगर हम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का कराची की करें तो पोलर ऑपोजिट्स नजर आते हैं। अगला हल्का है 239 कुरंगी का। वहां पे इमरान खान साहब ने वोट हासिल किए 50,014, 50,014 वोट लिए उन्होंने। 57% ऑफ द वोट था। 15% का टर्नआउट था। कराची के टर्नआउट्स बहुत कम है। हम ऑब्वियसली जब हमारे गेस्ट आज के है प्रोग्राम में, हम उनसे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि कराची की जो आवाम है, हमने पिछले कितने सारे बाई इलेक्शन देखे हैं जिसमें वो टर्न आउट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। उसकी क्या रीजन है ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसका टर्न आउट मैं आपको बताता चलूँ 15% था। उस हिसाब से खान साहब ने 57% ऑफ द वोट लिया। नैयर साहब जो थे MQM के टिकट पर, उन्होंने लिए 18,116 वोट, तकरीबन 20% ऑफ द वोट बनता है। तो आप ये देखें ये बिगेस्ट मार्जिन है खान साहब की विक्ट्री का 37% पे। इसके बाद पेशावर की विक्ट्री है 26% की, और बाकी जो विक्ट्रीज हैं उनकी वो कम है। और मैंने आपको बता दी कि क्लोजेस्ट तो वो मरदान में जीते हैं 5% से। हैरत की बात है, MQM ने जब ये 2018 में सीट लूज की थी तो चंद 100 वोटों से लूज की थी, और 60,000 दोनों के वोट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विनिंग कैंडिडेट के भी और MQM के भी। तो क्या वजह है कि MQM का जो वोट है वो खत्म होता जा रहा है? इसमें अल्ताफ हुसैन साहब का कितना फैक्टर है कि वो हर बार जो इलेक्शन होता है उससे पहले कॉल दे देते हैं कि बाइकाट किया जाए इलेक्शन का और वोट डालने मत जाएं। और अगर आप लोगों ने कुछ देखा हो तो उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, जिसमें वो 237 और 239 के एनए के जो लोग थे उनको एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर भी दे रहे थे। तो क्या ये जो टर्नआउट की हम कमी देख रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते, इसके अंदर अल्ताफ हुसैन का भी कुछ फैक्टर है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस सब को डिस्कस करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक अबुल हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो के साथ टीवी के साथ बहुत सालों से मुंसलिक हैं, कई दहाइयां हो गई उनको कराची के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सियासी
हालात कराची के किस कदर खराब हैं कि लोग वोट करने के लिए ही नहीं आ रहे, और क्या रीजंस है इसके पीछे? 16 अक्टूबर के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा सवाल कराची के लिए नजर आता है, ऑब्वियसली हमारे पास सारे पाकिस्तान में भी इसी तरह था, लेकिन स्पेशली कराची के लिए वो ये है कि कराची की अवाम का इंटरेस्ट सियासत से खत्म होता नजर आ रहा है। ये मुसलसल कोई पिछले जितने भी इंतखाबात हमने देखे हैं कौमी असम्बली के कराची के अंदर जो हुए, उनके अंदर मुसलसल 10, 12, 14, 15% के टर्नआउट्स थे। इस इलेक्शन में भी एक हल्के में 13%, 14% का टर्नआउट था, दूसरे में 20% का था। इस सब की वजूहात क्या है, ये हम जानेंगे तारिक साहब से। तारिक साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ये बताइएगा कि ये क्या वजह है कि कराची की अवाम जो है वो वोट देने के लिए निकलती ही नहीं घर से? और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि मतलब ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट लो होता है तो चले हम कहें। ये तो बिस्मिल किस्म के टर्नआउट्स हैं, 10%, 14%। कराची जैसा इतना बड़ा शहर और लोगों के इतने मसाइल भी हैं, तो वो क्यों नहीं वोट देने आ रहे? मतलब टर्नआउट को क्या हो गया? देखें, एक तो चीज़ से अपनी जगह बरकरार है कि ज़िमनी इलेक्शन में रिवायती तौर पर कम वोटिंग होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती। ये पूरा जो है कराची के अवाम का एक तरीके से इजहार नाराज़गी भी है। जो सियासी जमातें इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रही हैं, बुनियादी तौर पर वो कराची में रूट्स नहीं रखती। आप बिलाशुबा पीटीआई यहाँ से जीती थी और कौमी असम्बली की 14 नशस्तें और 28 जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्तें स्वीपिंग विक्ट्री कराची। थी ना तारिक साहब, बिल्कुल 2018 में पीटीआई ने तो स्वीप किया था कराची को। बिल्कुल, और लोगों ने वोट दिए थे और बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए थे, लेकिन उसके बाद का जो आप मंजर देख रहे हैं वो आप इजहार नाराजगी भी कह सकते हैं, लोगों की इजहार मायूसी भी कह सकते हैं कि जिस तरह से कराची शहर मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत हो जो कि अभी भी जारी है, या पीटीआई के जो 3.5 पौने 4 साल का अरसा रहा, कराची बुरी तरह नजरअंदाज हुआ। इसमें शक नहीं कि कराची में अब भी पीटीआई की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन अगर आप उसको वोट की शक्ल में देखें और लोगों के पार्टी के लिए निकलना देखें तो वो आपको कम नजर आएगा। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि कराची के मसाइल इस कदर हो गए हैं कि आप मतलब शहर फैसल छोड़कर, और शहर फैसल में भी सिर्फ एयरपोर्ट से जो है वो मेट्रोपोल तक का जो एरिया छोड़कर आप कराची किसी सड़क पर चले जाएं और आप कोई जो है वो एक फरलांग का भी रास्ता बगैर खड्डों में गिरे अगर तय कर लें तो ये एक नामुमकिन सी बात होगी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं पानी की प्रॉब्लम है, सेवरेज की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो कौन से शहरी इशू है जो कि कराची में मौजूद नहीं है। तो जाहिर है कि इसके ऊपर जो है वो लोगों की नाराजगी बनती है। और तारिक और साहब, तारिक साहब, आपने दो सियासी जमातों का नाम लिया, तीसरी एमक्यूएम का मैं नाम लिए देता हूँ। एमक्यूएम कराची की सियासत के ऊपर कितने अरसे तक राज करती रही, इक्तदार में भी रहती रही, मुख्तलिफ हुकूमतों की पार्टनर भी रही। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वो इत्तेहादी थे। तो बेसिकली कराची को ये नहीं कह सकता कि कराची की जो रिप्रेजेंटेशन चले सूबाई सतह पर, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होने की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन कौमी असम्बली में जो पार्टियां दोनों बैठी थी और एक ही बेंचेस पे बैठी थी, वो कराची की आवाम से इलेक्ट होके आए थे। तो उन्होंने भी आवाम के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए और ये सब कुछ नहीं किया। आपका ख्याल है कि ये सब बाहर ना निकल कर लोग उनको बता रहे हैं कि भाई हम आपके भी खिलाफ हैं? और मैं एमक्यूएम की तरफ तो बाद में और भी मजीद आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये वजह है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप काम नहीं करते तो हम वोट ही नहीं देते, हम इससे बेहतर है घर बैठे रहे। आपकी बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक है। और एमक्यूएम की अगर ऊपर हम बात करें तो बहरहाल तकरीबन 35 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत में जो है वो एमक्यूएम किसी ना किसी अंदाज में कराची की नुमाइंदगी तो मैं नहीं कहूँगा, अगर कराची की ये नुमाइंदगी सही कर रहे होते तो आज ये सूरत शहर की नहीं होती। कराची की सियासत के ऊपर, कराची के इक़्तिदार के ऊपर, कराची के इदारों के ऊपर एमक्यूएम काबिज रही है। और उसका जो नतीजा है उसमें आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम ने कभी भी इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं लड़ा। हमेशा ऐसे हालात बना दिए गए कि मासूमियत का या मजलूमियत का जो है वो एक तरीके से एडवांटेज एमक्यूएम को मिला, और दूसरा ये कि एमक्यूएम को फ्री हैंड दिया गया इलेक्शंस में। तो मैंने कई इलेक्शन कवर किए। सूरत हाल ये होती थी कि आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर बज़ाहिर कह दें कि जी ये फौज लगा दी गई है, इससे बड़ी चीज क्या होगी कि धांधली रोकने के लिए। अब होता ये था कि अगर फौजी जवान भी खड़े हैं तो वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होती थी। बाहर लोग एहतजाज करें,
तो फिर जो है वो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते थे कि जी ये आप हमें जो है वो अमन अमान कायम रखने के लिए कहा गया है, हमें अंदर नहीं मालूम कि क्या चीज हो रही है, अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, हम यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होने देंगे। और वो झगड़ा नहीं होने देते थे, यानी एहतजाज जो लोग कर रहे हैं, जो लोग धांधली रोकना चाह रहे हैं, वो लोग बाहर खड़े रहते थे। और अंदर जो है वो भरपूर तरीके से, आपको अंदाजा है कि उस वक्त अगर कोई बाई इलेक्शन भी होता था तो 1.5 लाख से कम वोट नहीं होते बिल्कुल थे। तारिक साहब, मैं ये कहने लगा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि 2018 में जो उनको वो आज़ादी थी वो उनसे छीन ली गई। ऑब्वियसली अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर भी पाबंदियां लग गई। मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखा भी, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट की कॉल दी, और वो जो इलेक्शन होता है ज़िमनी इंतखाब पिछले एक साल के अंदर हुआ है कराची के अंदर, वो उससे पहले कॉल दे देते हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों का, बहुत सारों का बाहर ना निकलने की वजह ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो उनको वो लीडरशिप नहीं दे पाती, या उनको वो लीडर के तौर पे कबूल ही नहीं कर पाए जिस लीडरशिप के लेवल पे उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को रखा हुआ था। इसलिए अल्ताफ भाई कहते हैं कि वोट डालने मत आओ, तो वो बाहर ही नहीं निकलते। आपके ख्याल में इसमें भी कोई सच्चाई है, या सिर्फ ये जो पहले खुल्लम खुला, आप तो खैर कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि खुल्लम खुला जो ये धांधली कर लेते थे इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो अब नहीं कर पाते, तो इसलिए ये हार रहे हैं और इसलिए ये वोट कम होते जा रहे हैं? या इसमें अल्ताफ हुसैन का भी फैक्टर शामिल है, जिसमें अल्ताफ भाई कह देते हैं कि मत आओ? अभी वो हम वीडियो देख रहे थे, वो मुबारकबाद दे रहे थे 239 वालों को भी और 237 वालों को भी कि आपने इलेक्शन में वोट नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। तो आपके ख्याल में ये फैक्टर भी एट प्ले है कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान को वो अवाम उस तरीके से अपना लीडर नहीं मान सकी जैसे वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को मानती थी? देखिए, इसको आप कहें कि एमक्यूएम लंदन के पास इसके अलावा भी कोई चारा नहीं है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करें, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं खड़ी होती एमक्यूएम ने कोई इलेक्शन नहीं जीता। एमक्यूएम ने हमेशा, अगर इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ रही है तो एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है, चाहे उस वक्त अल्ताफ हुसैन की क्यादत भी मौजूद थी। हम माजी के बल्दियाती इलेक्शन और माजी के जो है वो जो मरकजी इलेक्शन है, सूबाई इलेक्शन है, वो उसमें हम ये देख चुके हैं। अभी सूरत हाल यह है कि यकीनी तौर पर एमक्यूएम की मकबूलियत इंतहाई कम हुई है, क्योंकि जो पिछले बल्दियाती इंतखाबात थे उसके अंदर एमक्यूएम की कारकर्दगी, एमक्यूएम पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो खुलकर सामने आ गई कि उनके मेयर जो है वो कोई चीज नहीं कर सके सिवाय इसके कि इख्तियारात का रोना रोते रहे, लेकिन जाती हैसियत के अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से इख्तियारात अपने लिए इस्तेमाल किए। तो काम जो है वो ना करना चाहते थे, ना किया उन्होंने। और माजी में भी एमक्यूएम ने काम की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। वो बिल्कुल हमेशा आपने इस बताया कि उन्होंने अपने आप को सियासी मजलूम सूरत हाल साबित बनती किया थी। कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो इसलिए आप लोग अगर हमें वोट देंगे तो हम अपना दिफा कर सकेंगे। तो अच्छा, दूसरी एक और अहम चीज कि एमक्यूएम ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही के साथ इलेक्शन लड़ा है। अभी भी जो गवर्नर सिंह की मौजूदा तैनाती है, इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ये इनको ना एमक्यूएम तस्लीम करने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी ने इनका नाम दिया। एमक्यूएम ने जो नाम दिए थे उसमें शामिल ही नहीं थे। तो अब इनको ये टास्क दे के भेजा गया है जी कि तारिक एमक्यूएम साहब, के जो इन्हीं को पार्टी में शामिल करने के ऊपर तो एमकेएम पाकिस्तान ने फारूक सत्तार साहब के साथ भी वो पूरी लड़ाई झगड़ा किया था, वो पूरी एपिसोड हुई थी कि वो इनको अपनी वो राब्ता कमेटी के अंदर नहीं रखना चाहते थे, और अब उनको गवर्नर नॉमिनेट कर दिया। तो ऑब्वियसली किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने पीछे से उनको कहा ही, तो उनको इतनी, उन्होंने पूरा यूटर्न ले लिया सियासी अपने स्टैंड का। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके नतीजे में एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि कसूरी साहब को जिस तरह गवर्नर बनाया गया और एमक्यूएम के कंधों पर रखकर बनाया गया, तो इन्होंने इस बात की जमानत दी है कि जी मैं एमक्यूएम के जो बंद दफातर हैं वो खुलवा दूंगा, एमक्यूएम के जो धड़े टूटे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये टास्क एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दिया है। तो फिर कराची में एक मसनूई क़यादत दोबारा से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं अच्छा। कि अगर यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल है कि अभी अगले जो इतवार यानी 23 तारीख को जो शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन थे, अगर ये इलेक्शन होते तो आप टर्नआउट देख लेते कि शहर में टर्नआउट क्या होता। उस वक्त फिर कराची के शहरी असल में निकलते और वो फिर अपनी बल्दियाती क़यादत का तयन करते, क्योंकि इस वक्त कराची के लोगों की तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो बल्दियाती इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। वही समझते हैं कि कोई अगर बेहतर क़यादत आए, कोई काम करने वाले लोग आए तो शायद शहर में कुछ काम हो जाए। तो इसलिए कि उन्हें कौमी असम्बली से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सूबाई असम्बली से कोई दिलचस्पी नहीं है, वहां कौन जीतता है कौन हारता है उसकी, ये जिमनी इलेक्शन में कम टर्नआउट की एक वजह ये भी है। लेकिन अभी इसी दौर में और इसी सिनारियो के अंदर आप बल्दियाती इलेक्शन करा लें, आप देखिएगा कि कराची में टर्नआउट क्या होगा। अच्छा तारिक साहब, चलें, वो तो टर्नआउट ऑब्वियसली बलदियाती में अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और क्योंकि लोगों के लोकल मसाइल लोकल लोग ही हल कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है।
अब हम जरा ये 237 और 239 के बारे में बात कर लेते हैं। मलीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में खान साहब जो हैं वो तकरीबन 10,000 वोटों से हार गए, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में भी गई हुई है कि ये हमारे साथ धांधली हुई है या पोलिंग स्टेशन के अंदर बेईमानी की गई। तो आपके ख्याल में ये कोई बेईमानी की वजह से खान साहब हार गए, या कोई वहां पर उसमें मलीर के अंदर हमने जो किया उसमें ये था कि पीपल्स पार्टी की पॉकेट है, वो वहां पे उसका स्ट्रांग होल्ड भी है, हकीम बलोच साहब का अपना वोट बैंक भी है, और जब हम इलेक्शन से पहले ये डिस्कशन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हकीम बलोच साहब स्ट्रांग पोजीशन में, और उन्होंने तो वही किया, वो जीत गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एडमिट कर रही। तो आपके ख्याल में ये कोई उस दिन इलेक्शन डे पे कोई धांधली वगैरह हुई जिसकी वजह से हकीम बलोच साहब जीत गए, या इनके जीतने का कोई चांस था भी इमरान खान से वैसे भी? देखिए, हकीम बलोच वहां पर एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। माजी में हकीम बलोच पीपल्स पार्टी को छोड़कर नून लीग के टिकट पर वहां पे जीते हैं और मुंतखब हो चुके हैं, और वजीर भी रहे वो। तो अपनी जाती हैसियत के अंदर वो अपने इलाके के अंदर मलीर में बहुत मकबूल हैं, लोगों के काम कराते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं। तो तभी पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो दोबारा टिकट दिया, पार्टी के अंदर शामिल किया, जब वो नून लीग से नाराज होकर जो है वो वापस से फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। तो मतलब कि कराची का एक अलमिया ये भी है कि पीपल्स पार्टी मतलब जो मुस्लिम लीग है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कौमी जमात है, कई दफा हुकूमतों में रही है, लेकिन जिस तरह वो सिंध को नजरअंदाज करती है, जिस तरह कराची को नजरअंदाज करती है, उसकी एक मिसाल आपको हकीम बलोच की भी सूरत में मिलेगी कि हकीम बलोच पीपल्स पार्टी से नाराज होकर जो है वो मुस्लिम लीग नून में गए थे, वहां पर जाके शामिल हुए, जीते, वजीर बने, लेकिन उनको इतना बेवकत रखा गया, और नून लीग ने जो है वो कराची को अहमियत नहीं दी, सिंध को अहमियत नहीं दी, जिसके नतीजे में यहाँ से तो पार्टी साफ हो ही गई। उनको वापस मजबूरन जो है वो कोई चॉइस ना होने की वजह से दोबारा पीपल्स पार्टी के अंदर आना पड़ा। तो ये तो हकीम बलोच की सियासत से मुताल्लिक मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर हम इलेक्शन की बात करें उस दिन पोलिंग वाले दिन की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि पीपल्स पार्टी का मलीर के इन इलाकों के अंदर मजबूत होल्ड है, इसलिए कि वहां कोई दूसरी सियासी जमात गई ही नहीं। इससे पहले नून लीग गई और उसको जो है वो वहां पे जिन लोगों ने नून लीग के काम किया उनको मायूसी हुई। फिर 2018 में वहां पर पीटीआई गई, लोगों ने वहां पे जाहिर है कि उस वक्त इमरान खान का जो है वो एक करिश्मा था, लोग उनकी जो है वो लीडरशिप को समझ रहे थे। तो खासे लोग वहां पे इनको कारकुन भी मिले और काम भी किया इन्होंने, और कुछ हल्के की तकसीम भी ऐसी हुई थी कि शहरी इलाके भी इसके अंदर शामिल हुए थे। तो इस तरीके से वहां से पीटीआई के उम्मीदवार जीते। और दूसरा जो एक इल्जाम लगता है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कराची की कई सीटें पीटीआई को दिलवाई, तो उसके अंदर वो सीट भी शामिल थी। उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्जाम लगाया था कि ये सीट उनसे छीनी गई है। अब ये जब दोबारा बाई इलेक्शन इसके ऊपर हुआ है, तो ये समझ में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी ये सीट निकाल लेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। ये इल्जाम के वहां पर धांधली हुई है, ये तो किसी हद तक इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम भी किया कि जाली वोट डाले गए और वो वोट गिनती से बाहर किए गए, उसके ऊपर तहकीकात भी चल रही है। तो लिहाजा ये इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता कि जाली वोट डालने की कोशिश वहां पर हुई है, और ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आया है। खुद हमारे जिन लोगों दोस्तों, क्योंकि मैं इस हल्के में ड्यूटी नहीं कर रहा था, लेकिन जिन लोगों की जिन हमारे साथी सहाफियों की वहां पर ड्यूटी थी और वो लोग मुख्तलिफ हल्कों में गए वहाँ 239 237 में, तो उन लोगों ने यकीनी तौर पर इस बात को महसूस किया कि बहुत ज्यादा शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा था। वतन शराफी गोट ये कोरंगी में है और खासा कटा हुआ सा इलाका है। वहां पर जब सहाफियों की टीम पहुंची है तो उन्हें वहां सियासी कारकुनों ने कवरेज की इजाजत नहीं दी, बल्कि पोलिंग स्टेशन को बाहर से भी उन्होंने जो है उसकी फिल्मबंदी की इजाजत नहीं दी। और सिंध की जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर हम यहाँ की पुलिस की बात करें कि पुलिस ने क्यों सहाफियों को काम करने की इजाजत नहीं दी, या जो लोग रोक रहे थे उनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका कि सहाफी अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकें, तो कराची पुलिस के मुताबिक और सिंध पुलिस के मुताबिक है कि ये पूरी तरह से सूबाई बिल्कुल, हुकूमत सूबाई के हुकूमत को इन्फ्लुएंस में उन्होंने होती है। बिल्कुल सपोर्ट किया होगा, और ये सियासी जमातें आम हालात में इस तरह की हरकतें करती भी हैं। इसी वजह से जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर एक इंटरिम सेटअप लगाया जाता है इसी हरकतों से रोकने के लिए। अच्छा, आप कोरंगी की बात करें 239 की, वहां इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर लीड ली, 37% वोट से वो तकरीबन विनिंग मार्जिन था उनका। 20% सिर्फ वोट मिला एमक्यूएम को। तो आपका ख्याल है कि बस जो हमने जिस तरह डिस्कशन प्रोग्राम के आगाज में की
कि एमक्यूएम जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से इतने लाखों वोट निकल आते थे डब्बों में से, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट खत्म, तो ये लाखों वोट जो हैं अब ये 17-18 हजार तक ही रह जाएंगे। हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, इस बात में कि मैं कोई दो राय नहीं है, और ये कराची की एक तल्ख हकीकत है। और अगर आप ये देखें कि जो ये हल्का था 239 NA 239, जो जिला कोरंगी में आता है, ये एक एमक्यूएम का मजबूत इलाका था। एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ उर्दू बोलने वालों की भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो पंजाबी बोलने वालों की बहुत बड़ी आबादी है। पश्तून और हजारा आबादी नातखान कोट और डिगरोड इस तरफ आबाद है। तो यहाँ पर मिक्स वोट है, लेकिन उर्दू बोलने वालों का वोट यहाँ बिलाशुबा ज्यादा है। उसके मुकाबले अगर आप देखें तो एमक्यूएम के वोट मतलब कोई हैसियत नहीं रखते यहाँ पे। वही जो मैंने आपको बात बताई पहले भी कि एमक्यूएम के हवाले से तो 100% मायूसी है। फिर एमक्यूएम का तकसीम हो जाना दो तीन धड़ों के अंदर, चार धड़ों के अंदर, तो ये भी जो है वो एमक्यूएम की नाकामी की एक वजह है। लेकिन ये कि इस वक्त एमक्यूएम से लोगों की उम्मीदें नहीं है। एमक्यूएम का कारकुन फिर दोबारा उसी इंतजार में बैठा हुआ है कि उसको मौका मिले, पोलिंग स्टेशन उसके काबू में हो, वहां पर तैनात अमला जो है वो एमक्यूएम की मर्जी से लगाया जाए, और फिर जिस तरह कहा जाता है कि सबके हाथ पांव बांध कर फिर छोड़ दिया जाए पहलवान को कि अब जो है वो तुमने लड़ना है। मैं आपको बताऊं, ये कोशिश एक दफा फिर कराची में होती हुई दिख रही है कि जिस तरीके से खास कामरान तस्वीरी की जो गवर्नरशिप बनाया, उनको लगाया गया यहाँ पर, इसके बाद यहाँ सहाफती हलकों में भी और सियासी हलकों में भी ये बात सुनाई दे रही है कि क्या एक बार फिर एमक्यूएम की जरूरत पड़ गई है इस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि पहले जो है जिस तरह पीटीआई को यहाँ कराची से जितवाया गया था, और बाद में भी पीटीआई का तजुर्बा इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत खतरनाक बन गया। तो अब क्या ये दोबारा वही पुराना खेल खेलना चाह रहे हैं कि जो सिंध के बाकी शहर और देही इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी को दे दिए जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कंफर्ट है, और कराची जो है वो फिर उसको उसी तरह आइसोलेट कर कर और एमक्यूएम और कुछ दूसरी जगहों से मिलाकर जो है वो कराची को सब तकसीम कर दिया जाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के पास एक रिजर्व फोर्स मौजूद रहे इलेक्टेड मेंबर्स की सूरत में, कि वो ताकि आने वाली हुकूमतों को उसके जरिए से कंट्रोल कर सकें। जिस तरह माजी में हम देखते हैं कि कराची और फाटा के वोटों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमतें वो मुल्क कंट्रोल में कर कमी हुकूमतों को कंट्रोल लेती करती रही। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको तारिक साहब ने बताया, कराची की जो सियासत है वो 2018 से पहले की सियासत और थी और 2018 के बाद की सियासत और है। एक तो इमरान खान साहब कराची में चले गए, उनका एक बहुत बड़ा जेन्युइन वोट बैंक भी कराची में एग्जिस्ट करता है, और वो करंगी के इलेक्शंस में आपको नजर भी आया। लेकिन फिर कुछ उनको आशीर्वाद भी हासिल रही एस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने कराची की काफी ज्यादा सीटें जो है वो इमरान खान साहब को दे दी गई। ये एक पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन रहा है 2018 से अभी तक। अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एमक्यूएम दोबारा जो है वो लाइमलाइट में आ रही है, एमक्यूएम को दोबारा सरकार की वही आशीर्वाद हासिल होने लगी है जो 2018 से पहले उनको होती थी। अब होगा क्या इसका इलेक्शंस के ऊपर, आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो सिर्फ़ वक़्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन ख़ार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।